अच्छा, आज हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 है, फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट, ओव्यूलेशन टू इम्प्लांटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें सबसे पहले ओवेरियन साइकिल आ जाता है। ओवेरियन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होती है और क्यूट न्यूक्लियस होता है, एक प्रीऑप्टिक न्यूक्लियस होता है। अब हमारे पास और क्यूट न्यूक्लियस जो है वो केमिकल रिलीज़ करेगा, और जो वो केमिकल गोनेडोट्रोफिन पिन रिलीजिंग हार्मोन, अब वो इंटीरियर पिट्यूटरी इफेक्ट करेंगे और गोनेडोट्रोफिन रिलीज़ करेंगे। उसमें हमारे पास 2 हार्मोन होते हैं, LH होगा और FSH होगा। और उसके अलावा हमारे पास मतलब ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ब्रेनलेस के लेक्चर्स लोगे ना तो उससे सारा हो जाएगा। ओवेरियन साइकिल इंपॉर्टेंट होती है। एस्ट्रोजन के लेवल जब ज़्यादा होते हैं तो क्या क्या होता है। एस्ट्रोजन मतलब किन चीज़ों को कंट्रोल करता है, ये सारे पॉइंट्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अब एस्ट्रोजन या तो हमारे पास यूट्रस पे एक्ट करता है और उसको 3 स्टेजेस में एंटर कर देता है, और हमारे पास एक ये सर्विक्स पे एक्ट करता है, और हमारे पास थिनिंग ऑफ म्यूकस करता है, सो डैट मेल का मेट एंटर इजीली। ये आप लोग लेक्चर्स लोगे ना तो हो जाएगा। आगे ओव्यूलेशन इंपॉर्टेंट है। कॉर्पस ल्यूटियम का पूछ लेते हैं, कॉर्पस एल्बिकन्स का पूछ लेते हैं। आप कॉर्पस ल्यूटियम अगर तो फर्टिलाइजेशन हो रही है तो कॉर्पस ल्यूटियम या तो कॉर्पस ल्यूटियम और प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा, और नहीं तो भी फिर वो कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाएगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, और डीजनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर वो फर्टिलाइजेशन हो रही है तो हमारे पास प्रोगेस्टेरोन के लेवल ज़्यादा होंगे, FSH के लेवल ज़्यादा होंगे। बेसिकली यही सारे MCQ पूछते होते हैं, ठीक है। अब ये क्लिनिकल कोरिलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओव्यूलेशन, मिडल पेन इसमें होती है हमारे पास। मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडल में ना हमारे पास पेन हो रही होती है। ये सारी क्लिनिकल कोरिलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो ये डायग्राम्स है ना, ये OSP के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें जो ये है ना ओव्यूलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से उन्होंने आई थिंक सो पूछा हुआ था कि क्यूमुलस ओफोरस सेल्स कौन से हैं, या ओसाइटिन ये ओव्यूलेशन के डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब छोटी से छोटे डायग्राम भी आपने स्किप नहीं करनी, इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये सारा आप लोग पढ़ लेना। फ्लो चार्ट बना के करना, नोट्स बनाना। अपने ब्रेनलेस का लेक्चर लो और नोट्स बनाओ, वो उसने एमरी बहुत अच्छी कराई हुई है। अब फर्टिलाइजेशन, ये सारी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिकली इसमें आपको पता होना चाहिए ना कि फर्टिलाइजेशन के फेजेस कौन से हैं। फर्टिलाइजेशन के फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और फेजेस वो ये हमारे पास सारे लिखे हुए हैं। SCU में पूछ लेते होते हैं, और ये पूछ लेते होते हैं कि फर्टिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। उसमें हमारे पास 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, कैपेसिटेशन और एक्रोसोम रिएक्शन। अब एक्रोसोम रिएक्शन हमारे पास ड्यू टू प्रोटीन ZP3 की वजह से होते हैं। ये MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्लाइकोप्रोटीन कैप हमारे पास कैसे रिमूव होता है, तो वो ग्लाइकोप्रोटीन कैप ऑन स्पर्म इज रिमूव बाय कंडीशनिंग। ये बहुत चीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन तो इंपॉर्टेंट है ही। ये आप लोग पढ़ोगे ना तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इनमें क्या है। ये पैराग्राफ सारी याद नहीं रखने होते, बेसिकली रीड करना होता है, और इसमें से आपको MCQ सॉल्व करने आने चाहिए। जब आप लोग इसको एक बार पढ़ोगे ना तो आपको नाम से ही पता चलना स्टार्ट हो जाएगा कि किस फेस में हमारे पास क्या हो रहा है। उसके बाद रिजल्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत ज़्यादा हमारे पास रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आते होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक MCQ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इम्प्लांटेशन हमारे पास जो है वो यूट्राइन ट्यूब में हो रही होती है, विद इन द यूट्रस वॉल। और जो हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है वो एम्प्यूलरी रीजन ऑफ यूट्राइन ट्यूब में होती है, और जो इम्प्लांटेशन है ना वो सेकेंड वीक में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये जो मैंने बोली हैं ये आप लोगों ने ज़रूर इसको माइंड में रखना है। और ये रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये क्लिनिकल कोऑर्डिनेट है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, इसमें बैरियर मेथड, हार्मोनल मेथड, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफर्टिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इधर आता है असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते होते हैं SCQ में। इन वीवो फर्टिलाइजेशन इसमें आएगी ना तो वो आप लोगों से पूछ लेते होते हैं कि इन वीवो फर्टिलाइजेशन क्या है। उसमें आपने सारा इसका वो बताना होता है कि हम इसमें क्या क्या प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा ओलिगोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ड्रग का नाम याद कर लेना, MCQ में आ जाता होता है। उसके बाद क्लीवेज का पूछ लेते होते हैं कि क्लीवेज में हमारे पास बेसिकली कम्पैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्पैक्शन में वो यही होता है ना, हमारे पास के सेल्स जो हैं वो एक रिजिड स्ट्रक्चर सा बना देते हैं, कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। इनर सेल मैस, मतलब ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मोरूला का पूछ लेते होते हैं, वो क्या है। ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या करते होते हैं, जो ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन है ना उसमें हमारे पास प्रोटीन्स जो है वो रोल प्ले कर रही होती हैं। जैसे हमारे पास होता है एल सेलेक्टिन्स जो होती हैं हमारे पास, वो यूट्राइन वॉल पे प्रेजेंट होती हैं, वो इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें फिब्रोनेक्टिन प्रोटीन होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेमिनिन होती है, ये सारी चीज़ें हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसका पूछ लेते होते हैं, ये सारी आप लोगों ने देख लेनी है, ठीक है। और उसके बाद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बस एक रीड दे देना। ये डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पे के लिए पता होना चाहिए इनर सेल मैस कौन सा, आउटर सेल मैस कौन सा, इनमें से एम्ब्रियोब्लास्ट कौन सी है, ट्रोफोब्लास्ट कौन सी है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स और एडल्ट स्टेम सेल्स। ये क्लिनिकल कोरिलेट्स में MCQ बहुत पूछते होते हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो होते हैं वो प्लूरिपोटेंट होते हैं, और जो एडल्ट स्टेम सेल्स होते हैं वो मल्टीपोटेंट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार पढ़ लोगे ना तो हो जाएगा। इसमें से MCQ आते होते हैं, और ऐसा इसमें से अभी तक कोई SCQ नहीं आया।
और उसके बाद एबनॉर्मल ज़ाइगोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि हमारे पास ये होता है ना कि जो नंबर ऑफ़ एबनॉर्मल ज़ाइगोट्स बने होते हैं वो हमें नहीं पता होता कि कितने, क्योंकि बहुत सी फीमेल्स को पता ही नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट है, और फिर वो जब एबॉर्ट हो जाते हैं तो हमें एग्जैक्ट नंबर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये वो सारी चीज़ें तो देखोगे तो हो जाएगी। उसके बाद यूट्रस एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 लेयर्स इसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूछ लेते होते हैं, ये इसकी 3 फेजेस होते हैं, ये सारे पढ़ना आप लोग, ठीक है। और हाँ, ये सारी बस छोटे थोड़ा सा लिखा हुआ है, इसको पढ़ोगे तो हो जाएगा। ये वही ना कि ये सारा याद नहीं करना होता, आपको हर चीज़ का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, एक एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जो आप लाइन पढ़ रहे हो उसका क्या मतलब है। और ये आप लोग फ्लो चार्ट बना के पढ़ना, नोट्स बनाना, तो ये सारा हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। और इसके अलावा चैप्टर की समरी पढ़ लेना। समरी जब सारा चैप्टर पढ़ लोगे ना तो समरी में तो वही सारी चीज़ें होती हैं, बस एक ब्रीफ सा ओवरव्यू होता है, तो वो हो जाएगा आप लोगों का। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एमसीक्यू होता है कि इम्प्लांटेशन के टाइम पे जो म्यूकोजा ऑफ यूट्रस होता है ना वो सिक्रीटरी फेज में होता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना, ठीक है। और उसके बाद प्रॉब्लम टू सॉल्व, ये क्वेश्चंस हैं, इसके मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ था कि इनके आंसर्स पीछे लिखे होते हैं। पहले इसको सॉल्व करो, फिर पीछे से आंसर्स कंफर्म कर लेना कि जो आपने डायग्नोसिस किया है, जो आंसर किया है वो ठीक है या नहीं। बस बाकी नेक्स्ट चैप्टर का इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।